मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मुइज़ अल दीन मोहम्मद इब्न शाम था। इससे पहले जितने भी सुल्तान भारत आए, किसी ने हार का सामना नहीं किया, तो इसलिए मोहम्मद गौरी का सामना अब पृथ्वीराज चौहान से होने वाला था। तो मोहम्मद गौरी ने वहीं युद्ध के मैदान में ही पृथ्वीराज चौहान का गर्दन सर से अलग कर देता है और बिहार के सबसे प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। ससवनी वंश में सन 1144 ईस्वी में अफगानिस्तान में पैदा हुआ एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम पड़ा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के पिता का नाम था बहालुद्दीन शाम प्रथम। मोहम्मद गौरी ने भारत में 33 साल तक अपना शासन चलाया। गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा सा प्रांत हुआ करता था, गौर प्रांत। इस गौर प्रांत का शासक 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी बना। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मुइज़ अल दीन मोहम्मद इब्न शाम था। जब मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में सुल्तान बना तो उन्होंने भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापना करने का प्रण लिया और अपने इस लक्ष्य को लेकर मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर लगातार आक्रमण करता रहा। मोहम्मद गौरी सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के खिलाफ किया और इसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इसके बाद मोहम्मद गौरी ने गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण करने के समय मोहम्मद गौरी का सामना गुजरात के सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय के साथ हुआ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो भीम प्रथम थे उसका सामना महमूद गजनवी के साथ होना था, जिसमें महमूद गजनवी ने भीम प्रथम को हरा दिया था। और अब गुजरात के शासक भीम द्वितीय के साथ मोहम्मद गौरी का सामना हुआ, लेकिन इस युद्ध में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के हारने के बाद भारत के इतिहास में पहला तुर्की मुसलमान मोहम्मद गौरी हुआ, जिसने सबसे पहले भारत में हारा। इससे पहले जितने भी सुल्तान भारत आए, किसी ने हार का सामना नहीं किया। सबसे पहले भारत में हारने वाला अगर कोई तुर्की मुसलमान है तो वो है मोहम्मद गौरी, जिसने सबसे पहले भीम द्वितीय के साथ युद्ध के मैदान में हार गया। लेकिन मोहम्मद गौरी रुकने वाला नहीं था। एक हार से उसे कोई फर्क नहीं पड़ती थी। उन्होंने ये लक्ष्य बनाया था कि मैं पूरे भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना करूंगा। तो इसी लक्ष्य को लेकर मोहम्मद गौरी आगे बढ़ता गया। फिर मोहम्मद गौरी ने 1179 ईस्वी में पेशावर और 1181 ईस्वी में लाहौर और 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तो जब मोहम्मद गौरी ने 1181 ईस्वी में लाहौर को जीत लिया तो लाहौर को अपना केंद्र बिंदु बनाकर, यानी कि लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर वहीं से भारत पर अभियान करना स्टार्ट कर दिया। इसी क्रम में मोहम्मद गौरी ने 1189 ईस्वी में भटिंडा के किला को जीत लिया, लेकिन ये किला पृथ्वीराज चौहान के राज के अंतर आता था। तो इसलिए मोहम्मद गौरी का सामना अब पृथ्वीराज चौहान से होने वाला था। पृथ्वीराज चौहान कोई ऐसे वैसे शासक नहीं थे, वो चौहान वंश के आखिरी शासक थे, जिसका जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के सोमेश्वर चौहान के घर में हुआ। पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान को राजा बना दिया गया था और पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के भी नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान भारत के सबसे पावरफुल राजाओं में से एक माना जाता है। उससे मोहम्मद गौरी का सामना होने वाला था। दोनों के बीच ये युद्ध 1189 ईस्वी में हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों का आमना सामना 1151 ईस्वी में तराइन के मैदान में हुआ, जो हरियाणा में पड़ता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई और मोहम्मद गौरी फिर से हार गए। और ये युद्ध इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान की सेना से जब मोहम्मद गौरी की सेना हार गई तो पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत घराने से आता था। उसकी शान इतनी थी कि वो कभी भी निहत्थों पे वार नहीं करते थे। पृथ्वीराज चौहान के खानदान से कोई भी निहत्थों पर कभी वार नहीं किया करता था। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया और वो मोहम्मद गौरी युद्ध के मैदान से भाग गए। लेकिन मोहम्मद गौरी का लक्ष्य था भटिंडा के किला को जीतना, यानी पूरे भारत पर इस्लामी सत्ता की स्थापना करना। तो मोहम्मद गौरी इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में युद्ध करता है। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो गई, क्योंकि मोहम्मद गौरी अपनी सेनाओं को इस कदर बांटा था, इतने भागों में बांट दिया था कि पृथ्वीराज चौहान की सेना को पता ही नहीं चल पा रहा था कि युद्ध किधर से हो रहा है। तो मोहम्मद गौरी अपनी पूरी सेना के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। लेकिन जब तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था तो उस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि राजपूत कभी भी निहत्थों पे वार नहीं करते।
लेकिन मोहम्मद गौरी ऐसा नहीं सोचते थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी का लक्ष्य था पूरे भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना करना। तो जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, पृथ्वीराज चौहान निहत्थे हो गए, तो मोहम्मद गौरी ने सोचा कि अगर इसकी तरह मैं भी बेवकूफ़ों की तरह अगर इसे छोड़ देता हूं तो कल ये भी अपनी पूरी सेना को लेकर मुझ पर दोबारा से अटैक कर सकता है। तो मोहम्मद गौरी ने वहीं युद्ध के मैदान में ही पृथ्वीराज चौहान का गर्दन सर से अलग कर देता है और भटिंडा पर अपना कब्जा कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप किसी के सामने युद्ध के मैदान में उतरो तो कभी उसको ये सोचकर मत छोड़ो कि वो निहत्था है, क्योंकि युद्ध के मैदान का एक ही नियम है कि अगर आप सामने वाले को नहीं मारेंगे तो वो आपको मार देगा। और ये कोई ऐसा वैसा युद्ध नहीं था। इसी युद्ध के बाद ये निर्णय लेना था कि भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना होगी या नहीं। और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, उनको मारा, उसके बाद से ही, इसी युद्ध के बाद से ही भारत में मोहम्मद गौरी ने इस्लामी सत्ता की स्थापना कर दी। तो इतिहासकार V.A. स्मिथ के अनुसार ये भारत का सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। और इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किया, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का सामना कन्नौज के अंतिम शासक जयचंद के साथ हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया। क्योंकि मोहम्मद गौरी इतना ताकतवर सुल्तान था, उसके ताकतवर होने का एकमात्र कारण था उसके पीछे जो उसको प्रोटेक्शन दे रहा था बख्तियार खिलजी, उसका सबसे शक्तिशाली सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी हर युद्ध को बड़े ही आसानी से जीत जाता था। और मोहम्मद गौरी का शासन दिन ब दिन बढ़ता गया। फिर मोहम्मद गौरी ने 1203 ईस्वी में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर अटैक किया और बिहार के सबसे प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। अर्थात बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने का कारण मोहम्मद गौरी और उसका सेनापति बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। अब धीरे धीरे मोहम्मद गौरी का शासन इतना बढ़ता गया कि धीरे धीरे पूरे भारत पर मोहम्मद गौरी का शासन फैल गया और मोहम्मद गौरी ने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। तो मोहम्मद गौरी अपने सेनापति बख्तियार खिलजी को दूसरे राज्य का अभियान करने के लिए भेजता था। तो जब मोहम्मद गौरी ने बख्तियार खिलजी को 1204 ईस्वी से लेकर 1205 ईस्वी के बीच बंगाल का अभियान करने के लिए भेजा, तो बख्तियार खिलजी ने 1204 से 5 ईस्वी में बंगाल को भी जीत लिया और उसको अपने राज्य में मिला लिया। फिर बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में असम को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। जब मोहम्मद गौरी भारत आया तो उसके साथ 1192 ईस्वी में एक सूफी संत भी उसके साथ भारत आए थे, जिसका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने बहुत सारे काम किए। उसी बीच मोहम्मद गौरी ने एक लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का भी बनाया था, जिसे वो अपने शासनकाल के समय चलाया करता था। और इसी तरह से धीरे धीरे मोहम्मद गौरी का शासन बढ़ता गया, वक्त बीतता गया और एक दिन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई, क्योंकि उसको डायरेक्ट सामने से मारना इम्पॉसिबल था, संभव ही नहीं था कि उसको सामने से आकर कोई मार दे। तो मोहम्मद गौरी को एक षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या कर दी गई और उसका उत्तराधिकारी जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो बना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगली एपिसोड में आप जानेंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।